इसमें हम जो है डबल इंटीग्रल क्या है देखिए, अभी तक जो आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा वो सपोज वी हैव दिस इंटीग्रल, यहां पर इंटीग्रेंड एक वेरिएबल का फंक्शन था, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था। तो ऐसी स्थिति में सपोज ए टू ये ठीक है, तो इंटीग्रल करना है ए से बी तक, तो वो एक्चुअली एक रियल नंबर की लाइन होगी, उसके ऊपर लिमिट है। तो यहां पर लाइन पे हमें इंटरवल मिलेगा जिस पर हमें इंटीग्रेशन करना है। लिमिट से वो एक स्ट्रेट लाइन पे है। डबल इंटीग्रल में क्या होगा, डबल इंटीग्रल के लिए सपोज वी हैव अ सरफेस, एक सरफेस है एस, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर किसी फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे तो मान लीजिए कि कोई फंक्शन यहां पे डिफाइंड है, दो वेरिएबल का फंक्शन है एफ एक्स वाई, ठीक है। ये इस प्लेन में अगर हम ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में एक सरफेस एस लिया, एक रीजन एस है, ठीक है। दिस इज द रीजन, इस रीजन पे इस फंक्शन का इंटीग्रल करना है। ये फंक्शन इस रीजन के सभी पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, तभी इंटीग्रल पॉसिबल है। तो लेट एफ एक्स वाई बी अ फंक्शन डिफाइंड in a region S in x y plane, ठीक है। तो इस सरफेस पे या इस रीजन एस पे इसका इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल क्या होगा देखिए, देन लिमिट ऑफ सम ये लेना, इसको छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड करें, छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड करें। माना इसमें एक रीजन हमने ले लिया, ठीक है, और इस रीजन के अंदर एक पॉइंट है कोई, सपोज x1 y1 कोई पॉइंट, और इस पर फंक्शन की वैल्यू है f x1 y2, ठीक। ये मान लीजिए कि इसका एरिया है डेल्टा x1, ठीक। इसी तरीके से कोई दूसरा रीजन है, सपोज इसका एरिया है डेल्टा x2, और इसके अंदर कोई पॉइंट है x2 y2 जहां पर फंक्शन की वैल्यू है f x2 y2, ठीक है। तो इस पूरे रीजन S को तमाम सब रीजन्स में डिवाइड किया गया, और सभी सब रीजन के अंदर किसी पॉइंट पर मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू कुछ है, जो भी हो, तमाम पॉइंट है उसके अंदर, तो छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड किया है। तो हर इसके अंदर का कोई पॉइंट इस रीजन का रिप्रेजेंटेटिव है, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ली गई। हम दूसरे पॉइंट पर भी ले सकते हैं, इस पे तमाम पॉइंट है। तो लेकिन यहाँ पे ये हम एज्यूम करते हैं या मान लीजिए कि इस पॉइंट पर जो दूसरा पॉइंट है और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है,
ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। नहीं भी है तो और छोटा रीजन करिए, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा वेरिएशन होगा वैल्यू में। नजदीक आते जाएंगे, पॉइंट नजदीक आते जाएंगे तो वैल्यू में वेरिएशन कम होता चला जाएगा। तो इसको तमाम छोटे छोटे सब रीजन्स में डिवाइड किया गया। तो इस तरीके का जो सम है, लिमिट ऑफ द सम ये है f(x1, y1 डेल्टा s1 प्लस f(x2, y2 डेल्टा s2 वैल्यू ऑफ द फंक्शन इनटू द एरिया ऑफ दैट रीजन, है ना, इनटू द एरिया ऑफ दैट रीजन डेल्टा s2। इसी तरीके से मान लीजिए इसको n रीजन्स में डिवाइड कर लिया है तो हमको इस तरीके का सब मिलेगा। मान लीजिए n रीजन्स में डिवाइड किया, लेट दीज आर n रीजन्स, ठीक है। तो रीजन S को तमाम छोटे n रीजन्स में, छोटे छोटे n रीजन्स में डिवाइड करिए और इस तरीके का सम कैलकुलेट किया, ठीक है। वेयर के बाद वेयर x r y r belong to S r। ये पॉइंट कहां होंगे, उस सब रीजन के अंदर हो, है ना। तो ये सब हमने लिया। अब इसकी हमको लेनी है लिमिट। इस सब रीजन को ऐसे लिख लेते हैं, f(x r y r डेल्टा s r, r is coming from 1 to n, ठीक। तो टेकिंग लिमिट कंसीडर, taking limit n tending to infinite or maximum डेल्टा s r tending to 0। बात समझे, बात एक ही है दोनों। अगर n लार्ज कर देंगे, n को इनफाइनाइट टेंड करेंगे तो ये छोटे छोटे स्मॉल सब रीजन्स हैं वो और छोटे होते चलेंगे। जितना n बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वो छोटा होता चला जाएगा। तो जब n इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो ये जो स्मॉल सब रीजन्स हैं उनका एरिया 0 को अप्रोच करेगा। तो इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, या तो n को इनफाइनाइट टेंड करें या फिर जो मैक्सिमम इसमें एरिया है, सब एरिया जो मैक्सिमम है इस रीजन का, जो सब रीजन है उसमें जो मैक्सिमम एरिया का सब रीजन है, मान लीजिए वो ये, वो 0 को टेंड करे, उसका एरिया 0 को टेंड करे। बात एक ही है, जब अधिकतम वाला 0 होगा तो उससे नीचे तो 0 जाएंगे, ठीक है। या यूं कहें कि सभी सब रीजन्स का एरिया 0 को टेंड करे, है ना, है भैया बहाना, 0 से कम यहाँ कैसे एरिया हो जाए, पॉसिबल है क्या? मैक्सिमम तो सबसे बड़ा पॉइंट होगा, सबसे बड़ा पॉइंट नहीं होगा, एक पहले सुधारिए, रीजन होगा, एरिया होगा, ठीक है। वो रीजन यानी एरिया 0 को टेंड करने का मतलब क्या है, बाकी एरिया तो पॉजिटिव ही होगा ना, बाकी जितने भी, ठीक है। तो जब मैक्सिमम वाला 0 को टेंड, हम सबको 0 को टेंड कराने की बात क्यों लिखे, हम सीधे लिखते हैं इसी बात को कि मैक्सिमम टेंड टू 0, तो बाकी अपने आप 0 को टेंड होगा। बात समझे ना, इसलिए ऐसा किया गया। अदरवाइज आप कह सकते हर सभी को 0 टेंड करो, अलग अलग क्यों 0 टेंड करो, मैक्सिमम 0 टेंड होगा तो वो भी टेंड होगा, राइट। तो ये हो, ये उसी को जा रहा है जैसे कि हमने इंटीग्रल को डिफाइन किया था, डेफिनेट इंटीग्रल को। डेफिनेट इंटीग्रल को आपको ऐसे बताया गया होगा, दिस इज द सम f(x r) या f(x), ये एक्चुअली ये सम है,
एक्स आर डी आर डेल्टा एक्स आर, है ना। आर इज कॉम्पाउंड टू लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ये जो लेंथ है इसको हम एच कहते थे, हम वहां पे इक्वल कर लेते थे, इक्वल कर लेते थे। ऐसे इक्वल होना जरूरी नहीं, हम क्या करते थे वहां पर ये सब इक्वल कर लेते थे। हमने कहा कि इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड सबकी लेंथ है ना, वहां ऐसे किया करते थे, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता था, है ना, इस तरीके से लिखा जाता था। और एस टेंडिंग टू, वही चीज है जब डबल इंटीग्रल में जाएंगे तो ये जो लेंथ है वो एरिया में कन्वर्ट, एरिया उसके करस्पॉन्डिंग एरिया में, तो एरिया 0 को टेंड कर रहा है। क्योंकि हमने इक्वल एरिया में डिवाइड नहीं किया, इक्वल कर भी नहीं सकते। अगर रीजन जो है कोई भी हो सकता है, रीजन कोई भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे ये रीजन मिला, दूसरा आपको इस तरीके का कोई रीजन, इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड करना इतना आसान भी नहीं, ठीक है। हाइपोथेटिकली जरूर कह सकते हैं कि इक्वल सब इंटरवल्स, तो हमने सब इंटरवल में डिवाइड किया और मैक्सिमम को कह दिया 0, राइट। और हर सब इंटरवल के किसी पॉइंट पर जो वैल्यू है वो, तो बात वही है, उसी के करस्पॉन्डिंग हम डिफिनेशन बोला रहे, कुछ नया नहीं। यहां पे डिफिनेशन होती है कि ये सम जो भी आएगा वही इंटीग्रल की वैल्यू होगी, और यहां पे कहा जा रहा है ये सम जो भी आएगा इसको हम लिखते हैं मैक्सिमम डेल्टा एस आर इनटू 0 और एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो ये जो भी वैल्यू आएगा ये सम कुछ तो मिलेगा, है, ये सम कुछ तो मिलेगा। तो एक्चुअली ये क्या होगा, किसी पॉइंट पर वैल्यू फंक्शन की, मान लिया एक पॉइंट, इस पे वैल्यू, और ये जिस भी रीजन के अंदर है, स्मॉल रीजन के अंदर, वहां पर सरफेस का एरिया। इसी तरीके से सारे पॉसिबल ले लिए, ठीक है, और जो भी जोड़ बनेगा, सम बनेगा, उसी को कहा है दिस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल या इंटीग्रल ओवर ए रीजन एस, एफ एक्स वाई डेल्टा एस, इसको ऐसे लिख, डेल्टा एस डी एस। तो डबल इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल भी इसको कभी कभी कहा जाता है। किसी सरफेस पे, हमने यहाँ पे प्लेन लिया है, प्लेन रीजन होना जरूरी नहीं है, ये एक स्फीयर के ऊपर का भी सरफेस हो सकता है, ये एक कोन के ऊपर का भी सरफेस हो सकता है, ये एक सिलेंडर के ऊपर का भी सरफेस हो सकता है, या ये कोई भी सरफेस हो सकता है। उस सरफेस के ऊपर इंटीग्रल करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो यही है, ठीक है। इस इंटीग्रल का मतलब ये है, ये वैल्यू। तो क्या है, जो भी रीजन हमने लिया है उसको छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लीजिए, और हर सब इंटरवल के एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इनटू द एरिया ऑफ दैट रीजन। ऐसे जितने भी मिलेंगे सबको जोड़ लीजिए, और वो जो वैल्यू होगी वही है इंटीग्रल, ठीक है। अब जब हम डबल इंटीग्रल की बात कहते हैं डबल इंटीग्रल, तो डबल इंटीग्रल से मतलब ये है कि अगर किसी को हम एक प्लेन में लेंगे, एक प्लेन पे ले लें, तो ये जो सरफेस है, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन हमने लिया है, ठीक है। इन एक्स वाई प्लेन डेल्टा एस कैन बी रिटन एज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, है ना। स्मॉल जो एरिया है उसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी स्मॉल एरिया हमने लिया, ये मान लीजिए, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर एक्स वाई प्लेन में, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई, और रीजन वही रहेगा, ठीक है।
ये यही लिमिट है। ठीक, बोलिए, आप बताइए क्या डाउट है, बोलो। नहीं है तो बताइए, नहीं है आगे बढ़ो। ठीक है, ओके। इसी को डबल इंटीग्रल में कहा है। डबल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये लिमिट एस जो सरफेस पे है इसको कवर करना है। अगर इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसी को ऐसे भी लिख देते हैं। डबल का इंटीग्रल का मतलब क्या है हम बता रहे कि देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारा रीजन ये है, मान लीजिए कि ये मान लीजिए जहां पर ये जो इस पहले लाइन का केस ले लेते हैं, या चलिए सर ठीक है, दिस तो दिस रीजन इज बाउंडेड बाय फंक्शन दिस and function this and straight line x is equal to a and x is equal to, ठीक है। इन दोनों लाइन और इन सरफेस से जो बाउंडेड एरिया है, यहां पे सरफेस एस ये लिया है, ये रीजन लिया है, ठीक। तो ये सरफेस कैसे मिलेगा? ये सरफेस कैसे मिलेगा जरा देखिए, समझिए। ये एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया लिया यहां, ठीक है, जिसको हमने कहा dx dy, मतलब ये हो गया dx, ठीक है, दिस इज dx एंड दिस इज dy, along y दिस इज स्मॉल लेंथ dy एंड along s दिस इज स्मॉल लेंथ dx, ठीक। तो ये कुछ और नहीं है, ये dx dy, ये dx है और ये dy। अब इस पूरे सरफेस को अगर कवर करना है तो क्या करना है? देखिए, हमने एक स्ट्रिप लिया, इसको स्पेंड किया, इस रीजन को यहां से यहां तक। तो इसमें लिमिट लेते हैं y is running from this curve to this curve। y को यहां से यहां तक स्पेंड करना है। ये जो स्मॉल रीजन था, देखते जाइए, इसमें जो y है इसको स्पेंड किया है कहां से कहां तक? इस कर्व से इस कर्व। ये कर्व क्या है? y बराबर gx और ये है y बराबर hx, ठीक। तो यहां y की लिमिट होगी gx टू h। तो ये स्ट्रिप जो है स्पेंड कर जाएगी यहां से यहां, यानी कि ये जो स्मॉल एरिया है इसको हम स्वीप करते हैं यहां से यहां, ठीक है। तो ये पूरा एरिया मिलेगा, ठीक, ये मिलेगा जो कि यहां पे ये। अब हमें इस पूरे रीजन को अगर कवर करना है एस को, तो अब इसी, अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो लोअर एज है वो इस कर्व पे मूव करेगा और जो अपर एज है वो इस कर्व पे मूव करेगा। हमने ये कर्व रखा है, ठीक। अब x को कहां से कहां तक क्रिएट करें? x को a से b तक। तो यही जो स्ट्रिप है वो स्पेंड होकर के a से b तक लाएंगे, तो ये पूरा
कवर हो गया एरिया। ठीक है, शर्त इसमें ये लगी हुई है, कंडीशन ये लगी हुई है कि जो लोअर एज है स्ट्रिप की, इस स्ट्रिप की जो लोअर एज है वो इस तरफ पे चलेगी, यानी इस पे चलेगी, और जो अपर एज है वो इस पे चलेगी। तो जब ये मूव करेगा ए से बी तक, तो इस कर्व पे मूव करेगा, यहां से यहां तक जाएगा और लोअर एज यहां से आते जाएगा, बीच का पोर्शन ऐसे सर्कल करके जाएगा। तो ये पूरा एरिया आपको एस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एक्स को मूव करेंगे ए से बी, तो आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? ये रीजन मिला। तो जो रीजन एस बताया गया था, खाली रीजन एस कह दिया गया था, और ये फंक्शन है एक्स वाई का, तो एक्स वाई की लिमिट्स क्या होंगी? यहां तो कहा गया कि इस इंटीग्रल की लिमिट, ये इंटीग्रल है इस सरफेस पे, इस रीजन पे, ठीक है, लेकिन सरफेस इसका फंक्शन का इंटीग्रल कर रहे हैं, ये फंक्शन है एक्स वाई का, तो एक्चुअली एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, तो एक्स और वाई की लिमिट के टर्म्स में इसको कैसे देखें एस को, तो एक्स और वाई की लिमिट ये होगी। ठीक है, तो इसी इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन का इंटीग्रल करना है इस सरफेस के ऊपर, जो कि ये होगा, ये होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए 2 बार इंटीग्रल आया, इसी कारण से कहते हैं डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल तो जब किसी सरफेस पे करेंगे या प्लेन पे करेंगे, 3 डायमेंशनल सरफेस भी हो सकता है, वहां पे ट्रिपल इंटीग्रल भी हो सकता है। तो जब प्लेन पर इंटीग्रल किया जाएगा, ये रीजन एस जो है किसी प्लेन में होगा, तो वहां पर जो है जो इंटीग्रल मिलेगा वो डबल इंटीग्रल, वो डबल इंटीग्रल मिलेगा। जब ये रीजन एस है, जब वो किसी प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, कोई भी प्लेन हो सकता है, या किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा में लिख सकते हैं। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आर थीटा हो जाएगा, 2 ही वेरिएबल रहेंगे, तो 2 ही वेरिएबल्स की लिमिट रहेगी। ठीक है, तो 2 बार इंटीग्रल करना होगा, तो इस तरह के इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल भी कहते हैं इसीलिए। ठीक है, दिस। तो असल चीज ये है, आप इस इंटीग्रल को अगर इवेल्युएट करना है, तो ये देखिए 2 बार इंटीग्रल है, एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई और दूसरी बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब सवाल ये होता है, पहले किसके रिस्पेक्ट में करें, एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में? अगर इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो 2 बार इंटीग्रल करना है, एक बार एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में और दूसरी बार जो भी शेष वेरिएबल बचेगा दूसरा उसके रिस्पेक्ट में। तो सवाल ये उठता है कि किसके रिस्पेक्ट में पहले करें और किसके रिस्पेक्ट में बाद में करें। तो पहले कौन सा उठे? दोनों की लिमिट्स कांस्टेंट है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, और अगर जिसमें वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं उसकी पहले करते हैं। ये जो बात कह रही है ऐसा ही है। एक्चुअली हम इसको इन जनरल एक दूसरा इंटीग्रल लेकर के देखते हैं। तो व्हाट will be the order of integration। ठीक है, किस ऑर्डर में करें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स? इसका जवाब हम दे रहे हैं। लेट अस कंसीडर इंटीग्रल एक्स वाई वेरिएबल दिया है। तो इसमें ये कहते हैं, 2-3 इसमें बातें हो सकती हैं कि एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट में 2 बातें हो सकती हैं कि 2 वेरिएबल है, तो हो सकता है दोनों की लिमिट कांस्टेंट हो, यानी एक्स सपोज सी टू डी
एंड ए इज फ्रॉम ए टू बी। दोनों वेरिएबल्स की लिमिट कांस्टेंट है। एक केस ये हो सकता है, दूसरा केस ये भी हो सकता है। अच्छा, पहले एक एक करते चले। जब ऐसा होगा कि दोनों की लिमिट कांस्टेंट होगी तो किसी के भी रिस्पेक्ट में पहले कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके भी रिस्पेक्ट में करो, सपोज मान लो हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इस फंक्शन में जो y आएगा उसको कांस्टेंट मान के विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे और फिर x की लिमिट्स रख देंगे, तो अल्टीमेटली जो फंक्शन बचेगा वो किसका बचेगा? y का बचेगा। y का फंक्शन बचेगा और फिर उस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y कर दी। ठीक है, तो यहां पर जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। जब दोनों वेरिएबल्स की लिमिट कांस्टेंट होंगी तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, when limits of x and y both are constant, ठीक है, then order does not matter. मैटर नहीं। अब एक केस ये आ सकता है कि किसी एक ही वेरिएबल, किसी एक ही, कोई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, किसी एक की लिमिट वेरिएबल, ठीक है, मान लीजिए कि वाई की है, तो वेरिएबल होगी तो क्या वेरी करेगी वो? वाई एक्स का फंक्शन हो सकता है, एक्स पे डिपेंड कर सकता है, और किसी थर्ड वेरिएबल पे अगर डिपेंड करती तो उससे कोई मतलब नहीं। एक्स और वाई यहां दो वेरिएबल हैं, तो अगर वाई की लिमिट एक्स के टर्म्स में हो तो ही उसको वेरिएबल माना जाए। ठीक है, और कोई दूसरा वेरिएबल टी का फंक्शन अगर आ गया तो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो जिस भी वेरिएबल की लिमिट्स वेरी करेंगे, यानी कि मान लीजिए कि वो एक्स का फंक्शन है और दूसरा जो शेष बचा यानी कि एक्स वो मान लीजिए कांस्टेंट है, ऐसा केस है, तो जो भी वेरिएबल होंगे लिमिट उसके रिस्पेक्ट में पहले किया जाएगा। इसलिए किया जाएगा कि जब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो y की वैल्यू जब रखेंगे तो वो x के टर्म में रखेंगे, तो जो फंक्शन बनेगा वो x का फंक्शन बनेगा, उसका विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे और x की लिमिट कांस्टेंट है, उनको रखने के बाद इस इंटीग्रल की वैल्यू एक फिक्स नंबर आ जाएगा। लेकिन उल्टा अगर करते हैं, मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x पहले करते हैं तो x की लिमिट रख देंगे, फंक्शन बचेगा y का, और y के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रल करेंगे तो उसकी जब लिमिट रखेंगे तो फिर x के टर्म्स में ही आएगा, है ना। तो इंटीग्रल जो है एक वेरिएबल मिलेगा जो कि फिक्स नंबर नहीं मिलेगा, और जबकि ये जो इंटीग्रल है वो एक फाइनाइट इंटीग्रल, फिक्स इंटीग्रल। ठीक है, तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑर्डर मैटर करता है, पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? जिसकी लिमिट्स वेरिएबल होंगी उसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, जिसकी कांस्टेंट होंगी उसके रिस्पेक्ट में बाद में करेंगे। दोनों कांस्टेंट होंगी तो किसी के रिस्पेक्ट में भी पहले और बाद में कर सकते हैं। इन केस दोनों की लिमिट अगर वेरिएबल होती है तो फिर इस तरीके का इंटीग्रल कोई फिक्स रीजन पे हो नहीं सकता। आप सोचिए रीजन फिक्स मिलेगा? जिस सरफेस एस पे हम इंटीग्रल कर रहे थे उस सरफेस एस, ये लिमिट्स तो उस सरफेस से बनाई गई है ना, उस रीजन से बनाई गई है, वो रीजन पूरा एरिया कवर करना चाहिए, एस ए रीजन का एरिया मिलना चाहिए, लिमिट्स इस तरह से होनी चाहिए। तो एरिया कैसे मिलेगा? अगर सारी जो है लिमिट्स वेरिएबल है तो एरिया मिलेगा कहां से? समझ में आई बात? बाउंड होगा ही नहीं, खुला एरिया हो, फिर खुला होगा वो एरिया, बाउंड नहीं होगा। तो ऐसा तो केस मिलेगा नहीं आपको, नंबर 1।
ऐसा केस नहीं मिलेगा डबल इंटीग्रल के केस में, क्योंकि जब इंटीग्रल करेंगे तो किसी रीजन पे करेंगे, फिर वो फाइनाइट इंटीग्रल नहीं रहेगा। फिर इस तरह के इंटीग्रल आपको मालूम है ना, जिसमें कोई लिमिट नहीं होती, ये भी तो पढ़े होंगे, वो वाला केस चला है। ठीक है, तो दो ही केस इस तरफ इसमें बनेंगे। और तीसरा केस ये बन सकता है जब x की लिमिट वेरिएबल हो, y की कांस्टेंट हो, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, फिर विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब किसी वेरिएबल की लिमिट वेरी करे, कांस्टेंट ना हो, तो क्या करना होगा, इंटीग्रल पहले उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना होगा जिसकी लिमिट वेरिएबल है। ठीक है, ये जो हमने एक्स वाई वेरिएबल लिया था, ये जनरली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह के इंटीग्रल मिलेंगे, लेकिन हमेशा कार्टेशियन में ही इंटीग्रल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी इंटीग्रेशन, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा आर थीटा है, ज्योमेट्री अगले उसमें है सेमेस्टर में, इसमें होगा नहीं ज्योमेट्री है। फिर भी एक रफ आइडिया दे देते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपको। आप लोगों ने एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम पढ़ रखा है, यह हाई स्कूल से पढ़ते चले आए हैं, जिसमें अगर 2 डायमेंशनल सिस्टम की बात करें, प्लेन की बात करें, तो हम उसमें एक्स वाई ले लेते हैं, जिसमें 2 एक्सिस होती हैं, दोनों परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको ओरिजिन कह दिया जाता है। और इस प्लेन में कोई जो पॉइंट होगा वो मान लीजिए एक्स वाई पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और इसकी जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो वाई है, इसका ये मतलब है। ठीक, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ रखा है। तो इसमें कोई स्मॉल एरिया अगर लेते हैं इस सिस्टम में, तो वो dx या डेल्टा x डेल्टा y ले लेंगे, जिसमें ये डेल्टा x हो गया और ये डेल्टा y हो गया। तो ये जो एरिया होगा वो इस रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेगा, इस रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्मॉल एरिया जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हैं dx dy, ये एक रेक्टेंगल का एरिया है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ dx या डेल्टा x डेल्टा y रेक्टेंगल बनेगा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पता नहीं इंटरमीडिएट में थोड़ा बहुत आ गया कि पहले तो नहीं था, हो सकता है नहीं। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर थीटा में होता है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। आर थीटा का मतलब यह है कि एक्चुअली क्या है, हमें प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को फिक्स करना है। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्लास चल रही है, ठीक है, ये क्लास चल रही है, अगर किसी की पोजीशन बतानी हो तो किसी के सापेक्ष बतानी पड़ती है, ऐसे नहीं बता सकते। जैसे कि आपसे कहा जाए कि इस क्लास में मेरी पोजीशन कहां पे है, मैं कहां पे खड़ा हूं, अगर किसी को बताना होगा आपको कि सर पढ़ा रहे थे कहां पे खड़े थे, तो क्या बताएंगे, क्या बताओगे, कुछ तो बताना पड़ेगा। कहेंगे दरवाजे से इतनी दूरी पे खड़े थे, तो दरवाजे को बेस लेना पड़ेगा, यानी उसे दरवाजा तो मालूम होना चाहिए ना। जिसे दरवाजा नहीं मालूम या इस क्लास के बारे में स्ट्रक्चर, इसका डायमेंशन नहीं मालूम, उसको आप कुछ भी कहते रहिए, सर ब्लैक बोर्ड पे खड़े थे या सर यहाँ खड़े थे या वहां खड़े, उसको कुछ नहीं। जैसे अपने घर में आप किसी को बताइए कि सर वहां पे खड़े थे, तो वो क्या जानेगा जब वो क्लास के बारे में नहीं जानते, इसके डायमेंशन को नहीं जानते। ठीक है, तो एक पोजीशन ऐसी फिक्स करनी पड़ेगी जिसको सब जानते हैं और उसके सापेक्ष बताना पड़ेगा। बात समझे क्या आपने सब है? जैसे कहा लखनऊ कहाँ पड़ता है, तो क्या कहोगे, बाराबंकी से इतनी दूर पड़ता है, फिर बाराबंकी पहले बताओ उसको, है ना। तो कहा करो बाराबंकी कहाँ पड़ता है, वो यूपी में पड़ता है, फिर यूपी बताओ उसको। तो कोई एक पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी जिसके सापेक्ष में बताना पड़ेगा। ठीक है,
तो अर्थ के सरफेस पर आप कहीं पे किसी चीज को बताओगे तो ऐसे वैसे बताते रहोगे, फिर आपसे यही कोई पूछ बैठे कि अर्थ कहां। ठीक है, तो हमेशा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लोग ने फिजिक्स में इस शब्द को पढ़ा हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमेशा किसी रेफरेंस में ही बात की जाती है, हवा में बात नहीं की जाती। किसी ना किसी रेफरेंस में बात की जाएगी और उस रेफरेंस को पहले डिफाइन किया जाएगा। जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम कहें ये पॉइंट है x, y, तो आपको सोचना नहीं है x, y का क्या मतलब है, वो कहां होगा, तो आप बता देंगे ओरिजिन होगा, ओरिजिन से यहां होगा, ऐसे फट से बता दो। ठीक है, जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं मालूम उसको आप बताते रहिए ओरिजिन से यहां, क्या मजा होगा ओरिजिन का, तो पहले उसको ओरिजिन समझाइए। तो कहने का मतलब यह है कि कोई पोजीशन अगर आपको स्पेस में या प्लेन में फिक्स करनी है तो पहले उस रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक रेफरेंस फ्रेम जिससे सभी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट वाकिफ हैं अभी तक, वो है कार्टेशियन, और उसको डिफिनीशन उसकी आपको मालूम है कि दो एक्सिस होंगी, दोनों परपेंडिकुलर होंगी, जहां कटेंगी, जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वो ओरिजिन कहलाएगा। और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर 1, 2 है तो 1 जो है उसकी y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और 2 उसकी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। इस तरीके से ऐसे डिफाइन कर दिया गया, और वो अपना दिमाग में इतना बस गया है कि अब उसके बारे में हम सोचते नहीं है, अगर आपको बताया गया तो सब दिमाग में अपने आप चलता है। राइट, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, वो भी किसी पॉइंट की प्लेन में पोजीशन के लिए ही बनाया गया। एक दूसरा तरीका है पोजीशन बताने का, जिसे हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं जिसे पोल कहा जाता है, एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं जिसे पोल कहा जाता है, और इस फिक्स पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली दिखे, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसे दिखे, लेकिन अपने समझने के लिए, सुविधा के लिए हमेशा ले लेते हैं। एक पॉइंट होगा जिसे पोल कहेंगे, उस पोल से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसे कहा जाएगा इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन कहा जाएगा। ठीक, अब इनके सापेक्ष किसी पॉइंट की पोजीशन फिक्स करेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट है यहां, तो इस पॉइंट की O से जो दूरी होगी उसको R कहा जाएगा, और R दूरी पर तो कई पॉइंट हो सकते हैं। कहां पे? इनिशियल लाइन से थीटा एंगल, इनिशियल लाइन से थीटा एंगल, तब इसकी जाके पोजीशन फिक्स हो पाएगी, तब इसकी पोजीशन फिक्स हो पाएगी। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स r, थीटा होते हैं, r, थीटा। r क्या होता है? उस पॉइंट की पोल से डिस्टेंस, और थीटा क्या होता है? इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस पॉइंट को O से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इनिशियल लाइन से थीटा एंगल है। ठीक है, तो आपको पोल और इनिशियल लाइन की जानकारी होगी, तब आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट को फिक्स करें। ठीक है, अब इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से जोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी तो ये पॉइंट है, तो अगर उसमें हम इसके कोऑर्डिनेट लिखें x, y, तो x, y और r, थीटा में एक रिलेशन तो होगा। कैसे रिलेशन होगा? ये है r और ये है y और ये है x, जिसमें ये भी x होगा इसके पर। तो r स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पहला रिलेशन इस ट्रायंगल में। ठीक है, या x इज r cos थीटा, y इज r sin थीटा। x और y में ये रिलेशन है। अगर r थीटा मालूम है तो उसके कार्टेशियन में भी कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएंगे x, y, इस रिलेशन से। दूसरा एक रिलेशन और है कि tan थीटा इज y बाई
तो इसको ऐसे भी लिखते हैं tan इनवर्स ठीक है। ये जो है रिलेशनशिप, ये ध्यान रखें। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन में जाने का और कार्टेशियन से पोलर में जाने का ये रास्ता। तो बात चल रही थी डबल इंटीग्रल की। हमने कहा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर एक स्मॉल एरिया लेना है तो हम dx dy लेंगे, ठीक। और अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक स्मॉल एरिया लेना है तो वहां क्या लें, dr dθ dθ से क्या एरिया बनेगा, dr ले लिया या dθ, इससे क्या एरिया बनेगा। ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया बनेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये एक लेंथ है dr मान लिया, चलो ठीक, dr ये लेंथ है और dθ कौन सी लेंथ है, एंगल है, तो कोई लेंथ है तो एरिया बना कहां, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे लेंगे बताते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक इसमें एरिया है, ठीक। एक रीजन है उसका स्मॉल एरिया। तो यहां क्या है, ये r था तो ये dr हो गया या डेल्टा जो भी लिखना चाहेंगे, ठीक है, dr, ठीक। ये लेंथ स्मॉल लेंथ और ये स्मॉल आर्क लेंथ क्या होगी, ये स्मॉल एंगल होगा डेल्टा थीटा या डी थीटा जो भी लेते हैं, ठीक है। तो ये r है और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा r d थीटा, आर्क लेंथ है ना। ये r कितनी होगी, अगर ये r है ये थीटा है तो ये r थीटा होता है, तो ये r थीटा हो गया, ये dr हो गया। तो स्मॉल के केस में, बड़े के केस में, स्मॉल के केस में, इन लिमिटिंग केस में डेल्टा थीटा इज टेंडिंग टू 0, तो स्मॉल एरिया ये रेक्टेंगल समझ लीजिए, रेक्टेंगल के शेप में चला जाएगा, की तरफ चला जाएगा अगर ये डेल्टा थीटा 0 को टेंड, ठीक है। तो ये जो स्मॉल एरिया इसमें लिखेंगे वो लिखेंगे r d थीटा इंटू डी, या इसको r dr d थीटा ऐसे लिखेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर इस तरीके से प्लेन में स्मॉल एरिया लेना होगा तो वो लेंगे r d थीटा dr, r d थीटा dr, d थीटा dr नहीं, d थीटा dr नहीं, r d थीटा dr। कार्टेशियन में लेंगे तो dx dy, dx dy, ठीक है। कार्टेशियन में स्मॉल एरिया ये लेना है और पोलर में स्मॉल एरिया ये लेना है, ये ध्यान रखें। तो इतनी बात होगी डबल इंटीग्रल की। अब हम इसको कुछ सवाल करके इवेलुएट करके बताते हैं आपको, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक सवाल है, 1 2 2 1 2 3 x स्क्वायर y क्यूब dx dy, इसको इवेलुएट करना है। तो कैसे करिएगा, दोनों लिमिट कांस्टेंट है। जब डबल इंटीग्रल होगा या मल्टीपल इंटीग्रल होगा तो सबसे पहले दिमाग में यह आता है कि किसके रिस्पेक्ट में पहले करें। सबसे पहली बात दिमाग में यह है, जब 2 बार इंटीग्रल करना होगा तो सबसे पहले यह आएगा कि किसके रिस्पेक्ट में पहले करें। तो किसके रिस्पेक्ट में पहले करना है, जिसकी लिमिट वेरिएबल हो। अगर वेरिएबल नहीं है तो किसी के रिस्पेक्ट में पहले हो, ठीक है। तो आप लोग करिए पहले विद रिस्पेक्ट टू y, ये अच्छा ये लिमिट भी बतानी पड़ेगी कि ये किसकी है, ये x की है और ये y की है। और अगर नहीं लिखा है तो ये समझ लीजिए पहले वाली x, मतलब जो ऑर्डर यहां है वही ऑर्डर फिर यहां ले लीजिए। dx पहले लिखा है तो dx
एक्स की लिमिट ये होंगी, dy यहाँ लिखा है तो ये y की लिमिट, अगर नहीं लिखा तो, लेकिन बताया जरूर है, नहीं बताया जा रहा है इसका मतलब सवाल अधूरा। तो अब आपको लिमिट मालूम है, आप लोग पहले विद रिस्पेक्ट टू y कर दिए, आप लोग पहले विद रिस्पेक्ट टू x करिए और वैल्यू निकालिए, दोनों सेम आएंगे। पहले विद रिस्पेक्ट टू y करिए, x को कांस्टेंट मान लीजिए, तो x को कांस्टेंट मानेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये आएगा y की लिमिट रखेंगे इसमें, ओके 1 मिनट माइनस और इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कितना होगा 981/80/4, ठीक, 50/4, so this is 20 with respect to x करिए, ये आएगा जब पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉरी वाई और देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करिए फिर वाई करिए, तब देखिए क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो गया, तुमसे पूछो, हो गया, कहीं गलत हुआ, कहाँ पर? यहाँ फिर कुछ ठीक है, कर पा रहे हैं आप लोग, बैठो मत है, चलो ठीक है, जो भी है आप लोग का वो करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई।
ये ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है, ये भी सही है। कहाँ से ये होगा? ये सही है। 81 हाँ ठीक है, सही है, उसके आगे से वहाँ यहाँ पे 2 सेकंड लाइन पे मैंने लिखा है 2 बच गया। ओके। ओके, तो ये कितना हो गया? 14/3। ठीक है, ये आएगा 60/74 क्या है? ठीक है, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लीजिए, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो भी यही आना चाहिए। चलिए इसको कर लीजिएगा। एक सवाल देखते हैं, इवैल्यूएट अब देखिए इसमें जो है ये लिमिट वेरिएबल्स, तो ये x के फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है ये y की लिमिट होगी। ठीक है, ये y की लिमिट होगी और ये x की लिमिट होगी। राइट, तो क्या करना चाहिए? पहले विद रिस्पेक्ट टू y, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करिए और यहां पे आएगा। ठीक है, और y की लिमिट्स रखेंगे तो ये होंगी, और फिर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। राइट, y की लिमिट्स रखिए x² -2 3/2 1/3 and 0 0। देखिए ये आएगा, ये मिलेगा, है ना। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएं। पुट x इज इक्वल टू 2a sin स्क्वायर थीटा। x इज इक्वल टू 2a sin स्क्वायर थीटा।
अब ये सिंपल इंटीग्रेशन का जो है प्रॉब्लम है। जीरो टू एक्स इज 2a साइन स्क्वायर थीटा, फोर a स्क्वायर साइन पावर 4 a साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा डी थीटा, 2 a by 4 a साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर 4 साइन पावर 4 थीटा प्लस 2 डिवाइड 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, 2 यहाँ है। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जब लिमिट चेंज किया था x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 और ये 0, तो दिस इज 2 साइन पावर 6 थीटा साइन पावर 4 थीटा और इनके साथ कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें बीटा का हम फंक्शन से कैसे आसानी से कर सकते हैं। ये इंटीग्रल मालूम है एवेलुएट करना। ये इंटीग्रल क्या होगा, 2 तो इसमें बाहर होगा, बोलिए क्या होगा, गामा 6 प्लस 1 बाई 2 1 प्लस 1 बाई 2 टाइम्स 6 प्लस 1 प्लस 2 बाई 2। ठीक है, ये तो पहला पार्ट है, राइट। यहां पे आएंगे 4 प्लस 1 बाई 2 1 प्लस 1 बाई 2 मैं इसको यार, हाँ सर यार, ठीक है। सेकेंड इंटीग्रल इज 4 प्लस 1 बाई 2 1 प्लस 1 बाई 2 2 4 प्लस 1 प्लस 2 बाई 2। ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज जो है साइन थीटा को t लेकर के भी कर सकते हैं, आसानी से हो जाए। क्या वो क्यों ये आएगा नहीं? कैसे आया? कैसे आया? ये रखा नहीं, ये रख के देखिए, x के टर्म्स में था, x की जगह पे ये रखा था, और है ना, रूट के अंदर क्या था, 2a माइनस क्या था, 2a
ये था एक्स माइनस एक्स एक्स बाहर नहीं था। ये सही है या नहीं, आप लोगों ने चेक किया? वो देखिए, अब तो हमने मिटा दिया। 2ax माइनस एक्स स्क्वायर 2 ax माइनस माइनस एक्स स्क्वायर ये था। ओके, तो एक्स बाहर लेंगे तो रूट एक्स बाहर चला जाएगा। हाँ? ये किया था, ये किया था नहीं किया? रूट एक्स बाहर जाएगा तो रूट 2a और साइन थीटा इतना रहेगा, और यहां पर क्या होगा, रूट 2a कॉस थीटा, ये इतना आना चाहिए। हाँ? ये आ रहा था, इसमें कुछ छूटा क्या? ये छूट गया क्या? हाँ? छूट रहा है तो इसको ऐड कर लीजिए, रूट 2a साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2a और साइन थीटा, यहां पे पावर 1 बढ़ेगी। ये हुआ क्या? है? देखिए, ये ऐसे ही होगा। अगर इसमें कुछ छूट गया तो छूट ऐड करिए, तो ये बनेगा, दिस इज 16a पावर 4/3, और ये अब सिंपल है, आप बीटा गामा फंक्शन से भी कर सकते हैं और अदरवाइज भी कर सकते हैं। कॉस थीटा ऐसे भी कर सकते हैं इसको, साइन थीटा को है ना, दिस इज कॉस थीटा, डी थीटा इज dt, 16a पावर 4/3, 1 to 0, 2 की पावर 7, 3 पावर 5 dt, कंटिन्यू कर दीजिए। Eight by 8, 6 by 6, 0 to 1, 2 by 8, 1 by 6, 1 by 4, 1 by 6, 1 by 4, 10 by 24, है ना, 5/12, 4/3, 20/9, ऐसे मिलना चाहिए। हालांकि ये पाई के टर्म्स में दिखाया है इन्होंने, कुछ गलती इसके अंदर हुई है कैलकुलेशन में। चलिए, पर वो ये एक्चुअली वैल्यू जो आई है तो 3πa पावर 4/4 आएगी ये। इसको कहीं कुछ कैलकुलेशन में कोई टर्म छूट गया है, खैर एनीवे ये आएगा, ठीक है। एक्चुअली ये इंटीग्रल बनेगा, देख लीजिए कहाँ पे गलत हुआ। ये लिमिट हुए हैं x प्लस a, ये हो गया, ये टर्म आया है, चेक कर लीजिए, ये आना चाहिए, है ना। और इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाने के लिए 2a sin² थीटा यूज करेंगे,
और यूज करने के बाद ये आपको ये मिलता है। ठीक है, खैर एनीवे सवाल ये है कि इसको कैसे किया जाएगा, वो मेथड आपको पता चलेगा। इसमें जो एक खास बात और खाली बताना चाहते हैं ये कि आपको ये इंटीग्रल इवेलुएट करने के लिए कहा डबल इंटीग्रल केवल इसको इस तरीके से पूछ लिया गया। ये असल में इन लिमिट्स को हम बताना चाहते हैं कि ये लिमिट्स किस रीजन को रिप्रेजेंट करती है। तो सवाल ऐसा भी खाली हो सकता है कि उस रीजन पे इस फंक्शन का इंटीग्रल है, तो ये एक्चुअली रीजन क्या है? क्या है? x is from 0 to 2a, x is from 0 to 2a, y is from 0 to 0 means x-axis, y 0 means x-axis, to this. This is what? This is circle. ये सर्किल है। तो ये सर्किल जिसके सेंटर है a, 0, a, x is a and y is 0 और रेडियस a है, तो ये असल में ये सर्किल है। नीचे का भी पार्ट होगा इसमें, लेकिन जो इंटीग्रल दिया गया है y 0 टू दिस सर्किल, इसके ऊपर, और x is from 0 to 2. एक्चुअली ये रीजन है, ये सर्कल, ये रीजन एस है। तो इस सवाल को ऐसे भी कह सकते थे, इसको ऐसे भी कह सकते थे, इंटीग्रेट दिस फंक्शन या ऐसे कह सकते थे, इवेलुएट where x is upper half circle, इतना कह सकते, ठीक है। ये सर्किल हमारा कहते हैं इवेलुएट दिस, एस बता दिया कौन सा रीजन है, लिमिट आपको खुद बनानी है, लिमिट आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो ये रीजन कवर करने के लिए लिमिट्स कैसे बनाई जाए, कैसे बनाई जाए? जैसा कि हमको मालूम है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक स्मॉल एरिया लेते हैं, ये dx है, ये dy है। तो y को इन्होंने एक्सपेंड किया इस लोअर लिमिट से इस लिमिट तक। ये क्या है? ये लाइन क्या है? y is 0, y is 0 टू कहां तक? यहां तक, इस सरफेस, इस कर्व पे, इस कर्व पे है। तो यहां y क्या है? ये सर्किल का इक्वेशन है। तो y इस कर्व पे ऐसे चेंज होता है, x का फंक्शन है। तो y यहां पर होगा, तो y रन करेगा 0 से यहां तक, ठीक है। और अब इस स्ट्रिप को कहां से कहां तक स्पेंड करना है? 0 से, x कहां से? 0 से
टू एज। किस तरीके से स्पेंड होगा? जिसमें ये जो एज है वो इस लाइन पे चलेगी और ये जो एज है इस सर्कल पे चलेगी। ठीक है, तो जब ऐसे चलना शुरू होगा यहां से कि लोअर जो इसकी एज है वो इस लाइन पे चले और जो अपर एज है वो इस सर्किल पे चले, तो ये पूरा सर्किल तो x इज रनिंग फ्रॉम 0 टू। तो सवाल ऐसे भी कहा जा सकता था कि इस इंटीग्रल को इवेलुएट करें, तब लिमिट आपको खुद बनानी पड़ती है, राइट। तो ये डबल इंटीग्रल का केस था आपका, जिसमें आपको कुछ सवाल जो भी किताब में है, किताब आपके पास हो कि जो भी है, उसके जो अनसॉल्व्ड हैं और सॉल्व्ड हैं उनको करिए। एक आध सवाल हम देखेंगे, अगर जरूरी होगा तो और करवाएंगे। और जो है अगले टर्न पे हम ट्रिपल इंटीग्रल को कंसिडर करें। ट्रिपल इंटीग्रल, ट्रिपल में कुछ और नहीं होगा, केवल एक वेरिएबल और बढ़ जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, एक लिमिट आउट बढ़ेगी, जेड की भी बढ़ेगी, राइट। ठीक है।